दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, यानी कि प्रैक्टिस के सारे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सारे के क्वेश्चन लाने के मैंने कहा था, लाने के लिए। उसके बाद मैंने कहा था लाने के साथ साथ मैं चैप्टर वाइज कराऊँगा। चैप्टर वाइज करा के साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे या हो सकेंगे उनको मैं कराऊँगा, ऐसा मैंने आपसे वादा किया था। मैंने वादा किया था तो मैं अपने वादे को आज पूरा करने के लिए आज से उस मुहिम की शुरुआत कर रहा हूं, जो कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हैं, जो कि मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको ज़्यादा हाई लेवल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक बेसिक लेवल, नॉर्मल से लेवल, ज़्यादा हाई लेवल की इसमें मैथ नहीं आती है, इसलिए पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस को देखें, इसके साथ साथ में जितने भी मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ, साथ में जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। इसलिए मैं पहले नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, संख्या पद्धति से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं या आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि आगे कौन सा चैप्टर होता है। यानी नंबर सिस्टम के आज सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं। देखें, नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं पहले बताऊंगा। देखें नंबर सिस्टम में क्या है। नंबर सिस्टम यानी इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। पढ़ा तो आपने बहुत कुछ होगा इसके बारे में, क्योंकि ये अपने आप में ये समझ लीजिए कंप्लीट मैथ का अप्रॉक्स 30% इसी चैप्टर से होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। संख्या पद्धति यानी कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती है उनको मैं डिस्कस करूँगा आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। तो देखें, सबसे पहले मैं बात करूँगा प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। देखें, प्राकृत संख्या, और अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये क्या होते हैं, इनको एक हम काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं। इनको यानी गिनने वाले अंक, काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबर्स को हम गिन सकते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स यानी कि गिनने वाले। तो अगर मैं इनको लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, यानी कि अनंत तक होते हैं। ये प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं। यानी यहां से आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहां से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताएं, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताएं या लीस्ट नेचुरल नंबर। देन क्या होगी, लीस्ट नेचुरल नंबर यहां पे क्या होगी, 1, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अगर मैं यहां के क्वेश्चन लिखूं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी, 1, या इसको बोल सकते हैं लीस्ट नेचुरल नंबर, ये भी यही 1 ही होगी। अब अगर भाई छोटी हो सकती है तो बड़ी क्यों नहीं हो सकती है, तो बड़ी यहाँ पे कौन सी होगी, बड़ी यहाँ पे यही होगी, यानी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। इसको ग्रेटेस्ट, यानी उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका इंडेफिनिट होगा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। कायदे से ये कोई संख्या नहीं होती है, लेकिन आपके ऑप्शन में दे सकता है कि सबसे बड़ी कौन सी संभव है, तो बड़ी वो अपरिभाषित, इनडिफाइंड, अनडिफाइंड और ये इनफाइनाइट, इनमें से कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है आपसे, ठीक है। तो यानी सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा दे देता है क्वेश्चन में कि n नेचुरल संख्याओं का जोड़ इतना है तो वो संख्याएं बताएं।
कैसे हो सकती है, कैसे निकाल सकते हैं, सारे क्वेश्चंस कराएंगे। इसको आप देखें एक बार, इसको समझने की कोशिश करें। सॉरी यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला भी बनता है, ए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है आपका, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला भाई क्या बनता है, इसमें कैसे यूज करते हैं कि भाई हमारा दे दिया गया 1 2, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब 2 चला जा रहा है, अब टू आपको 101 लिख दिया गया। अब इसका जोड़ आपको बताना है, इसका सम बताना है, तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n × n + 1 / 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। या इसको अगर दूसरा तरीका देखें, इसको दूसरा तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, तो एक हमारी समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी आपने पढ़ा होगा 12th में, तो वो एपी यहाँ पे लग जाती है। देखेंगे यहाँ पे दोनों टर्म का डिफरेंस हर जगह पे सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ के डी की वैल्यू 1 आएगी और एन की वैल्यू 101 होगी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 101 × 101 + n/2। उसका जो फॉर्मूला होता है उसका भी आप देख लीजिए, यहाँ पे होता है Sn = ये मैं समांतर श्रेणी वाला जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, n/2 2a + n - 1 × d। आप इससे कर लें, या इसकी जगह एक और होता है, इसकी जगह एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है Sn = Sn यानी कि जो 101 टर्म है, यहाँ पे n क्या है, इन ये जो जितने कितने ये टर्म हैं, n की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ संख्याएं कितने बार आई हुई हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू 101, यानी कि n = 101 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन कुछ समझ में आया या नहीं? इस ये था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n, इसको अगर हिंदी में लिखें n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, यहाँ पे ये होगा, यानी क्रमागत संख्याएं यहाँ पे होती हैं, तो इनका हम जोड़ निकाल सकते हैं। और जो यहाँ पे मैं ये जो आपको फॉर्मूला बताया हूँ, यहाँ पे डिफरेंस सेम होना चाहिए बीच का, जितने भी नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स लिखे हों, यहाँ पे इनका अगर डिफरेंस सेम होता है तो यहाँ पे हम एपी यानी कि समांतर श्रेणी के फॉर्मूले यूज करके यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं हम, Sn = n/2 इंटू होता है a + l। l होता है यहाँ पे लास्ट टर्म, a होता है पहला टर्म, यानी कि a होता है फर्स्ट टर्म ये वाला, और l होता है यानी कि 101 लास्ट टर्म, और n होता है कितने नंबर्स हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है। तो यहाँ के कॉन्सेप्ट थे इतने, यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राकृत संख्या हमारी 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, 1 से छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, बड़ी हमारी इनफाइनाइट होती है, यानी कि उसको हम बता नहीं सकते। अगर ऑप्शन में आ जाता है तो उसको इनफाइनाइट हम लगा सकते हैं, सिंपल सा है। और सम ऑफ यानी कि n प्राकृत संख्याओं का योग, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5, इसको अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n 112 है, यानी कि 101 पद हैं। अगर n 101 है तो 101 × 101 + 1 / 2। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको लिखेंगे 101 × 102/2। 102 को अगर डिवाइड करेंगे 51 हो जाएगा। अगर 51 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा 1551, यानी कि 51 यही आंसर होगा इसका। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5151 यही आंसर होगा। देखें इसको एक बार, अगर इसको आपने देख लिया है, सेकंड नंबर इसके बाद जो आता है प्राकृत संख्या के बाद क्या आता है, देखिए पहले इसको समझें। प्राकृत संख्या के बाद हमारे आते हैं होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। चलिए देखते हैं।
सेकंड नंबर में आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका कि पूर्ण संख्याएं क्या होंगी भाई, जो नेचुरल जो प्राकृत संख्याएं थी उसी में अगर हम जीरो को मिला दें यानी जीरो को अगर इंक्लूड कर दें तो वो हमारी पूर्ण संख्या यानी कि पूरी संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि हमारी जो नेचुरल नंबर्स थे वो कितने थे, 1 था, 2, 3, ऐसे ही चलते चलते अप टू इनफाइनाइट। इसमें हमने कहा इसमें जीरो को इंक्लूड कर दे भाई साहब, तो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। देखिए इनका बहुत यूज होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे आपको कई बार क्वेश्चन में आते हैं कि आप फर्स्ट होल नंबर बताएं। ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि लीस्ट होल नंबर यानी कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो सकता है। बेसिक एग्जाम बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब ज़्यादा हाई लेवल पूछना कम कर रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन का लेवल हो जाता है टफ। तो इसको देखें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 3 नंबर की बात करेंगे। तो होल नंबर्स के बाद कौन सा नंबर्स होता है भाई साहब, होल नंबर्स के बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक। भाई पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें जैसे कि सारे नंबर पॉजिटिव थे तो ऐसे ही इसमें निगेटिव भी ऐड कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो तीनों होते हैं इसमें। जो इंटीजर्स होता है हमारा, इसमें कौन कौन होता है भाई साहब, बीच में जीरो होता है, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव हो गए। और इधर भाई साहब होते हैं निगेटिव यानी कि -1, -2, -1, -2 एंड -3 अप टू इनफाइनाइट। ये माइनस वाला इनफाइनाइट होता है। ये जो हमारे इंटीजर्स होते हैं यानी कि जो पूर्णांक होते हैं ये हमारे होते हैं, देखें यहीं पे 2 टाइप हो जाते हैं इसके, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो भाई नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये निगेटिव वाले नंबर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और ये भाई साहब पॉजिटिव वाले इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और इनको बोलते हैं हम ऋणात्मक। देखिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। समझने की कोशिश करें भाई साहब। होल नंबर हो गए, होल नंबर क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, जीरो को मिला दें, तो वो हमारे पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, जो कि होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के बाद हमारा आता है इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स को अगर हिंदी में बोलते हैं तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होते हैं, जीरो से उधर 1, 2, 3 जीरो से पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ, दोनों हमारे पूरे पूरे कंप्लीट नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर मैं पूर्णांक, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आ सकती, यहाँ पे ये फ्रैक्शन नहीं आएगी, तो यहाँ पे देखें इसको पूर्णांक यानी कि पूर्ण नंबर, पहले से ही क्लियर है। इसको एक बार समझने की कोशिश करें। देखें, इसको आई से डिनोट करते हैं, जो पूर्णांक होता है हमारा इसको आई से डिनोट करते हैं, और भाई साहब होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर जो था उसको एन से ही डिनोट करते हैं। एन से क्या होता है, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। देखिए इसको एक बार। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको 2-3 चीज़ें और हैं इस पर मैं बता दूं, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन कराता हूं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका, निगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया और इंटीजर्स भी हो गए। तो इसके बाद हमारा क्या होगा भाई साहब, इवन और ऑड भी आ जाते हैं। देख लें, इसको देखें एक बार। इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर यानी कि देखें, इवन नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं।
सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि 2 से पूरी पूरी कट जाए, वो सारी हमारी सम संख्याएं होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट तक। ये सारी हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो जीरो होता है, जीरो को क्या करते हैं, इसमें जीरो को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है सम संख्याओं में। जबकि जीरो एक न्यूटर होता है, उदासीन होता है। लेकिन यहाँ पे जो आयोग ले रहा है आपका, वो क्या करता है, जीरो को आपका इवन नंबर यानी सम संख्याओं में मिलाते हैं जीरो को। तो याद रखें, जीरो हमेशा सम संख्याओं में जोड़ा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इवन के बाद ऑड नंबर्स। देखें, ऑड नंबर्स, ऑड यानी कि विषम। विषम संख्या ये क्या होती हैं? ऑब्वियसली अगर ये 2 से कटने वाली होंगी तो वो संख्या जो 2 से ना कटे, वो सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे। तो 1, 2 तो कटेगा, उसके बाद 3, ऐसे ही 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही चलते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट टर्म। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? ऑड यानी कि विषम संख्या। बेसिकली ये नॉलेज आप सभी को होता है, मैक्सिमम लोगों को, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जहाँ मैंने बताया कि जैसे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो पहले मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन बताता हूँ। इवन हो गया, ऑड हो गया, तो इसके बाद हमारे कौन से होते हैं? प्राइम होते हैं, कंपोजिट होते हैं। प्राइम कौन से होते हैं भाई साहब? प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याएं। देखें प्राइम नंबर कौन से होता है? प्राइम नंबर्स के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा। देखें, मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं कि ये नंबर होते कैसे हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं बाद में पूरी कंप्लीट स्पेशल क्लास पढ़ाऊंगा। प्राइम नंबर यानी अगर इसको हिंदी में लिखें, अभाज्य संख्या। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और हम हमेशा गलत करते हैं। अभाज्य संख्या, देखिए इसे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद के और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती, यानी कि ये स्वयं से और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती। स्वयं से और एक से, स्वयं से और एक से कटे या डिवाइड हो। अब भाई हिंदी में लिख रहे हैं तो एक से कटे, केवल विभाजित हो। यानी कि ऐसे नंबर हमारे कौन से हो सकते हैं, और इसको निकालने का मैं बताऊं कोई स्पेशल तरीका नहीं है आपके पास कि आप अभाज्य संख्याएं अलग से कहीं से फाइंड करके बता सकें। उसको निकालने का कोई आसान सा स्पेशल, मतलब ये कहूँ कि मैं ऐसा कर लूँ, फॉर्मूला लगा लूँ, देन मैं फाइंड कर लूँ, ऐसा कोई तरीका होता नहीं है। फिर भी हम लोग जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक प्रयास करते हैं। देखें इसको, तो माने यानी कि अगर मैं लिखूँ तो सबसे छोटा जो हमारा स्टार्ट होता है भाई साहब, एक से भी कटता है और एक से भी कटता है, और अदर नंबर से क्या कैंसिल होता है। देखें, क्योंकि एक हमारा क्या होता है, एक तो हर तरह से सारी कंडीशंस पे फॉलो होता है, इसलिए एक को हम लोग अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं। देखें, क्योंकि एक से तो सभी संख्या कैंसिल होती हैं। देखें, तो सबसे छोटे अगर अभाज्य संख्या की मैं बात करूं, 2 के बाद 3, 4 2 से कटता है, इसलिए 4 के बाद 5 नहीं कटता, 6 भी 2 से कटता है, इसलिए 7 नहीं कटता है, स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी और से नहीं कटता है। 7 हो गया, ऐसे ही 8 कटेगा, 9 कटेगा, 10 कटेगा और 11, उसके बाद 12, 13, ऐसे ही 17, 19, 23, 29, 31,
ऐसे ही मैं अगर लिखूं 31 के बाद कौन होगा, 32, 33 भी कटता है, 34 भी, 35 भी, 36, 37, उसके बाद 38 कटता है, 39 भी कटता है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49 और 50 भी कटता है, 51, 52, 53 किसी से नहीं कटता है, 54 भी कटता है, 55 भी कटता है, 56 भी कटता है, 57 भी कटता है, क्या चेक करें, 57 कटता है, हाँ कटता है, 58, 59 किसी से नहीं कटता, 60, 61 भी किसी से नहीं कटता, 62, 63, 64, 65, 66, 67 किसी से नहीं कटता, 68, 69 भी कटता है, 70, 71 किसी से नहीं कटता, 72, 73 क्या किसी से कटता है, देखें अगर 73 भी नहीं कटता तो 74, 75, 76, 78, 79 किसी से नहीं कटता, 80, 81, 83 भी किसी से नहीं कटता, आप चेक कर लें, 83 और 84, 96, 97 और बाकी सारे अप टू 100 भी कैंसिल होता है, सर ये सारे कैंसिल होते हैं, यानी कि मैं अप टू 100 तक का लिखा दिया हूँ कि आपके नंबर्स किसी से नहीं कैंसिल होते हैं। बेसिकली हम चेक कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनसे आसानी से चेक कर पाते हैं, जहाँ से पता चल जाता है कि ये नंबर हमारा किसी से नहीं कैंसिल होगा। और एक तरीका होता है कि भाई साहब कोई बड़ा सा नंबर है हमारे पास, तो क्या करते हैं, उसके नियरेस्ट का कोई, जैसे बड़ा सा नंबर आपके पास है, उसके नियरेस्ट का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं, उसके नियरेस्ट का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि अगर मैं ले लूँ कि 123 किसी से नहीं कटता है। अगर हमें पता करना है, मैं आप देखिएगा 1 मिनट में बताता हूँ, इसको ज़रा सरफ करूँगा। एक तरीका और होता है कि भाई साहब हम कैसे पता करें कोई बड़ा सा नंबर आ गया। आप सपोज करिए 123 आ गया, 123 भाई तो 3 से कैंसिल होता है, और कोई नंबर लो, लाइक 129 भी कैंसिल होता है। 131 देखते हैं, 131 क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेंगे, यानी इससे छोटा ही लेंगे। तो कौन सा होता है हमारा, 121 होता है, 121 जो कि 11 का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। भाई साहब 11 के फैक्टर कर लीजिए, 11 के फैक्टर कर लीजिए, अगर ये नंबर 11 इसके फैक्टर से कट जाता है, अगर ये नंबर इसके फैक्टर से कट जाता है तो वह अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर ये नहीं कटता है तो वो अभाज्य होगा, अगर कट जाता है तो वह भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही चेक करते हैं, अगर इस 11 के मैं फैक्टर करूं तो 1 होगा और 11 होगा। भाई साहब 1 से तो सभी कटता है, एक ही कंडीशन नहीं, 11 से क्या ये कैंसिल हो सकता है, 11 बन जाए 11 और 11 2 जा 22, नहीं कैंसिल हो सकता है, इसलिए यह एक क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, यह अभाज्य संख्या होगी। अगर ये कैंसिल हो जाता तो यहीं पर ये भाज्य हो जाती। ऐसे चेक करते हैं कि बड़ा सा नंबर वह अभाज्य है या नहीं, प्राइम है या कंपोजिट है, ऐसे चेक करते हैं। बाकी ऐसे देखें, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन कर लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, हमेशा गलत करके आते हो। सबसे छोटी, या मैं यहीं पे बता दूं, ये जो 2 होती है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना मुश्किल यानी कि असंभव है। आप इनफाइनाइट दे सकते हो लेकिन इनफाइनाइट आंसर होगा नहीं, इसलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालना मुश्किल है। यहाँ पे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसको हमेशा माइंड में रखें। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत हमेशा ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी यानी कि लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसको एक बार देखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एनटीपीसी में आने के तो चांसेस बनते हैं भाई साहब इसके।
देखिए इसको एक बार। अगर प्राइम नंबर देख लिया है तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याएं। देखें भाज्य संख्याएं, अगर इसको इंग्लिश में मैं लिखूं कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। भाई साहब इसमें यही होता है, जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं कि अगर कोई संख्या, यदि कोई संख्या एक और खुद के अलावा किसी संख्या से कट जाती है तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। यानी कि जितनी हमने कंपोजिट लिखी थी उन सब के अलावा 4, 6, 8, 9, 10, 12 जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से कट जाएं तो ऑब्वियसली कॉमन सी चीज है कि जो अभाज्य नहीं होंगी वो सारी संख्याएं भाज्य होंगी। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 13 तो नहीं कटता है, 14, 15, 16 ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट में चलता जाऊंगा, जो कि स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कट जाएं। तो ये सारी संख्या देखेंगे 2 या 3 से या किसी और संख्या से सभी कट रही हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है। देखें, और यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं तो भाई साहब क्या बताएंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखें, यहीं पे एक छोटी सी संख्या और आ जाती है, एक को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। यहां से सारे जितना मैं बता रहा हूं कुछ भी फालतू नहीं, एक चीज माइंड में बसा लीजिएगा, कुछ भी फालतू नहीं। ये भाई साहब क्या होते हैं? ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूं भाई साहब, अगर मैं कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको दूं कि लाइक आपका यहाँ पे आपका 10 है और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो कितना होगा? 2 गुणे 5। इसका करूँ तो 3 गुणे 5 होगा या नहीं? तो यहाँ पे 5 ये कॉमन नहीं होना चाहिए था भाई साहब, इस 5 को कॉमन नहीं होना चाहिए था। अगर ये कॉमन है तो ये को प्राइम नहीं है। अगर कॉमन नहीं होता, अगर ये नहीं होता देन ये को प्राइम होता। तो सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि ऐसे दो नंबर जिनका आपस में कोई भी कॉमन नंबर ना हो। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखूं, हमने बोला, आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे 2 नंबर या ऐसा पेयर जिनका आपस में कोई भी कॉमन ना हो, किसी भी संख्या से, किसी भी एक संख्या से दोनों ना कटें, साथ सीधी सादी लैंग्वेज ये है। देखें इसको, अगर पेयर बनाओ 2,3 हो सकता है भाई साहब, 3,4 भी हो सकता है, ऐसे ही 4,5 भी हो सकता है ना। ऐसे ही मैं लिखूँ 7,10 भी हो सकता है भाई साहब, और 13, कितना हो सकता है? 15 भी हो सकता है ना। ये सारे हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। इनको समझिए एक बार, को प्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर जिनका आपस में कोई भी कॉमन संख्या नहीं होती है। कॉमन को अगर हिंदी में बोलते हैं तो कॉमन को हम उभयनिष्ठ बोलते हैं, ये माइंड में रखिएगा। कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन। हिंदी में थोड़ा सा टफ है ये, उभयनिष्ठ।
बेसिकली तो कोई बोलता भी नहीं है इसको उभयनिष्ठ, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। इसको समझने की कोशिश करें एक बार। को प्राइम नंबर कई बार पूछ लेता है कि आपको ऐसे देगा कि कई सारे ऑप्शन दे देगा, इनमें से बोलेगा कौन सा को प्राइम नंबर है, या ऐसे भी दे सकता है कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है। देखें इसको एक बार समझें। चलिए देखें, इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, उसकी बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इरेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं भाई साहब, परिमेय संख्या। ये क्या होती है? इसके लिए मैं बेसिक सी चीज आपको बताता हूं कि यह संख्या फ्रैक्शन के फॉर्म में, दैट मीन्स ये P/Q के फॉर्म में होती है। ये जो संख्या होगी P/Q के फॉर्म में होगी, और यहाँ पे P और Q क्या होंगे, P एंड Q और इंटीजर, यानी कि पूर्णांक होते हैं P और Q। P और Q क्या होते हैं भाई साहब, पूर्णांक होते हैं। ये चीज क्लियर है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगी, और क्या होगा, Q कभी भी जीरो नहीं होगा, Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q कभी भी जीरो नहीं होगा। कंडीशन यही है कि यह जो रेशनल नंबर होता है, जो परिमेय संख्या होती है, वह कभी भी उसका डिनोमिनेटर यानी कि Q कभी जीरो नहीं हो सकता, और वह हमेशा फ्रैक्शन में होगी, यानी कि P/Q के फॉर्म में होगी। Q कभी जीरो नहीं होगा। देयर आर नो कॉमन बिटवीन P एंड Q, यानी कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि P एंड Q के बीच में कोई कॉमन नहीं होगा, कोई भी कॉमन संख्या नहीं होगी। यानी P और Q के बीच कोई भी कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, अगर बेसिक समय इसका एग्जाम्पल बताऊं, तो इसके एग्जाम्पल्स कई सारे हैं। देखें, बेसिकली भाई साहब आपका 1 भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि 1/1 मैं इसको लिख सकता हूँ 1। ऐसे ही 2 भी है, ऐसे -1 भी हो सकता है 2/3। ऐसे ही आपका हो सकता है 4/9, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए 4/5। ऐसे आप 100/101, ये भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, आपके सारे नंबर्स आते हैं। अब भाई साहब इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, अप टू इनफाइनाइट। कंडीशंस यही होनी चाहिए, जो भी नंबर ऐसी कंडीशन को फॉलो करेगा वह सारे रेशनल में आएंगे। आपको क्लियर सा माइंडसेट बना के रखना है। अब भाई 1 कैसे हुआ, आपके माइंड में हो रहा होगा कि भाई साहब इस 1 को ना हम 1/1 लिख सकते हैं ना, तो हो गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। रहा ये 2, तो भाई साहब इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना,
तो हो गया ना फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो, इसको मैं देखिए हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ने पे हम लिखते हैं या किसी को समझाने के लिए भी यूज करते हैं। इसको देखें एक बार, समझें कि यहाँ से इतना इम्पॉर्टेंट है। देखें चलिए देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका आता है रेशनल नंबर से ही। रेशनल नंबर से ही आपका एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा ऐसा बोलता है 2/3 एंड 3/4 के बीच परिमेय संख्या बताएं। एक परिमेय संख्या बताएं, 10 बताएं, 50 बताएं, चाहे जितनी पूछे। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, अगर एक पूछे के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। फॉर्मूला भाई क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारा a+b/2, कुछ नहीं होता है a+b/2। बेसिकली इस फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है, आपसे 1 पूछ ले या 50 पूछ ले, आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जो दोनों फ्रैक्शन होंगी ना, उनका डिनोमिनेटर कर लो बराबर। कैसे, उनका ले लो एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो इसको भी 12 बना दो, इसको भी 12 बना दो, या तो फिर एलसीएम ना लो आप भाई साहब, इनके डिनोमिनेटर यानी कि इनके हर को आपको बराबर बनाना है। इसको कैसे, 2 और 3 को इसको गुणा कर देंगे हम, 3 को किससे करें 12 हो जाए 4 से, इसको भी 4 से करना पड़ेगा क्योंकि इसको कर रहे हैं, और इसको क्या करेंगे 3/4 में ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो नीचे भी 12 हो जाएगा, यानी कितना 4 दूनी 8/12, और भाई साहब ये कितना हो जाएगा 9/12। लो अब ये तो भाई 8 और 9 इक्वल ही आ गए, तो एक काम और कर लो भाई, 2 से हम 4 से क्यों करें, अब इसको देखो ये हो गया 12। अब इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और आगे बढ़ा लो भाई, कम पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें बीच के नंबर्स निकालने हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, कोई सुनाई। ये कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे 16/24, और ये कितना हो जाएगा 18/24, यानी कि इनके बीच में एक ही तो आया 17/24 आया। और ऐसे ही भाई साहब इन पे और मल्टीप्लाई करते जाओ, बढ़ाते जाओ नंबर्स को। अब मैं 2 से क्या आप 4 से कर सकते हो, 5 से कर लो, 6 से कर लो, 10 से कर लो। कंडीशन एक कि इनका डिनोमिनेटर यानी कि हर को बराबर होना पड़ेगा। अगर हर बराबर होगा तो आप बड़े ही आसानी से निकाल पाओगे। अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला को यूज करता तो a की वैल्यू अगर मैं सोचूं कि 2/3 होती और b की वैल्यू 3/4 होती, तो 2/3 प्लस 3/4 होल डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर सॉल्व करते तो एलसीएम हम 12 हो जाता, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते 8 9 8 17 17/12 होल डिवाइडेड बाई 2, ऊपर चला जाता है, यानी कि कितना 34 जी नहीं 2/1 होता ना, तो इसको सॉल्व करते तो हमारा हो जाता 17/24, यही आता 1। लेकिन 1 से ज़्यादा के लिए आप इनका और बढ़ाते जाइए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, अंश और हर दोनों को, तो यहाँ से कर पाएंगे। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि इनके बीच परिमेय संख्या कौन सी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जहाँ से आपको बताना होगा। देखें इसको एक बार, चले हो गया। इरेशनल नंबर की तरफ आते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल
नंबर, सिंपल। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो होता है भाई, सिंपल सी बात है, अगर सोचो तो जो रेशनल नहीं होता वो इरेशनल होगा, कॉमन सी चीज़ है। अगर ऐसा आप सोचो, बाय द वे ये यूज़ नहीं करेंगे हम, लेकिन होता है एक्चुअल में, बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें यही लिखा होता है, जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो सारे नंबर्स इरेशनल होंगे। ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो रेशनल नहीं होगा वो सारा इरेशनल होगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि होते क्या है। ऐसा नंबर जिसका कोई अंत ना हो। भाई दशमलव वाले नंबर 3-4 प्रकार के होते हैं। एक आवर्ती होता है, एक देखो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ, एक रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग कहूँ या रिकरिंग कहूँ, रिकरिंग डेसिमल वाला नंबर होता है। एक होता है रिपीटिंग बट नॉन रिकरिंग, ठीक है। और भी होते हैं, और एक नंबर होता है, तो इसमें जो हम यूज करते हैं ना, नॉन रिपीटिंग एंड नॉट, कौन सा यूज करते हैं बताएं। इसमें जो नंबर होता है उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसमें देखिए अंडर रूट वाले सारे नंबर्स होते हैं। और मैं बताता हूँ अभी, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन सा होता है। डेसिमल का एक टाइप होता है, आप जाके डेसिमल वाली क्लास में देख लें, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में बताए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। देखें यहाँ पे रूट वाले सभी क्वेश्चन सभी आते हैं, सभी नंबर्स, √2, √3, सॉरी √2, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि उसका स्क्वायर √2 हो जाता है, इसलिए √5, √6, √7, रूट वाले सारे नंबर्स, और पाई को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 कर दी जाए, भाई पाई साहब, पाई तो यहाँ होता है बस, बट अगर 22/7 की बात करूँ तो ये हमारा किस में होता है, ये एक रेशनल होता है। ये क्या होता है, रेशनल यानी कि परिमेय, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, 22/7, ये परिमेय होता है। बट यहाँ पे अगर मैं पाई की बात करूँ तो भाई साहब ये जो पाई होता है, ये पाई हमारा इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या ही होता है। यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए। अब मैंने जो कहा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब यही है, रिपीट होना तो आप समझ रहे होंगे कि दोबारा ना आना, टर्मिनेट होना होता है पूरा पूरा ना कटना। इसका मतलब है ना कटे, यानी कि ना विभाजित हो, ना कटे, और इसका बोलना ना रिपीट हो, ना दोबारा है। सीधा सा मतलब यही है कि ऐसा डेसिमल में नंबर, ये डेसिमल का टाइप होता है, तो यानी कि 0.2347891547 ऐसे ना ही कटे और ना ही रिपीट हो, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। यानी कि अगर इसको मैं बोलूं तो इसकी हिंदी मुझे याद नहीं आ रही, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए आवर्ती को, तो ये जो आवर्ती बोलते हैं ये तो रिपीटिंग के लिए होता है, तो बोल सकते हैं अनावर्ती भी बोल सकते हैं, या नावर्ती, अनावर्ती। और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलेंगे, मुझे हिंदी नहीं याद आ रही, एक बार देख लें इसको। मैंने बता दिया इसका मतलब क्या होता है। टर्मिनेट होना मतलब होता है नंबर कट जाना, नॉन टर्मिनेट मतलब ना कटना, सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट होगा। आप देखें इसको, हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है, अदरवाइज मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। यानी कि ऐसे नंबर्स अगर आपके डेसिमल में लिखे होंगे, इसकी अगर फ्रैक्शन लिखी होती तो उस फ्रैक्शन को हम किस में यूज करते हैं, रेशनल में यानी कि परिमेय में। अगर ऐसा नंबर यहाँ पे लिखा मिल जाए तो वो हमारा क्या होगा, ये भी हमारा भाई साहब इसी में ऐड हो जाएगा। आगे इनफाइनाइट नंबर्स, देखिए इसको यहाँ तक। अगर अभी आपने अपरिमेय संख्या तक समझ लिया तो अभी हम लोग क्वेश्चंस को उठाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखें, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ।
अब यहाँ पे इसी अपरिमेय संख्या के एक एग्जाम्पल आया हुआ है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ है। देखें कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं कि ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं 22/7, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 22/7। एंड क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन आपके पास 35 यानी कि 35, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। और भाई साहब तीसरा क्या है, तीसरा आपके पास है 7 और चौथा आपके पास क्या है √3। तो हमने अभी आपको बताया कि 22/7 किस में आता है, रेशनल में, क्योंकि ये अगर पाई लिखा होता देन ये हमारा क्या इरेशनल होता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है यानी कि भिन्न में लिखा हुआ है, इसलिए ये इसको किस में लेंगे, परिमेय में लेंगे यानी कि रेशनल में लेंगे। तो भाई साहब ये भी नहीं होगा और 35 तो है ही नहीं, 7 भी नहीं, तो बचा हमारा कौन सा √3, यानी कि √3 अभी हमने आपको बताया अभी कि रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सारे नंबर्स हमारे अपरिमेय होते हैं। देखें इसको, √3 यहाँ पे ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर आपका अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि डी बिल्कुल सही है। देखें क्लियर हुआ। क्वेश्चन आते हैं एक, यहीं से प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आया कब है, एनटीपीसी फेज फर्स्ट 2016। देखिए क्वेश्चन, ये प्राइम नंबर से क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100, यानी कि 50 एंड, सेकेंड क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, सेकेंड होगा जो भी थर्ड हो, जो भी नंबर क्वेश्चन हो, देख ले आप ये थर्ड नंबर है। ये 50 एंड 100, बिटवीन 50 एंड 100 प्राइम नंबर आपको बताना है। प्राइम नंबर यानी कि अगर इसको हिंदी में बोले अभाज्य संख्या, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या आपको बतानी है, अभाज्य संख्या। बाकी इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन का आपके सामने शो हो रहा है, मैं उस इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझिए। देखें 50 और 100 के बीच, अभी हमने आपको बताया 50 को छोड़ दो भाई साहब, 50 के बाद शुरू होता है हमारा 51, 51 तो हमारा कट जाता है इसलिए प्राइम नहीं होगा। 52, 53 यानी कि 53 होगा। 54, 55, 56, 57, 58, 59 यानी कि 59 भी होगा। ऐसे ही 60, 61 यानी कि 61, उसके बाद 62, 63, 64, 65, 67 और 68, 69, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। 70 के बाद 71 भी होगा, 72, 73, 73 क्या होगा आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 73 भी होगा, 74 नहीं होगा, 75, 76, 77, 78 भी कैंसिल होता है, 79 क्या हो सकता है, जी हाँ 79 इज पॉसिबल। उसके बाद 80, 81, 82, 83 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है। उसके बाद 84, 85 दोनों डिविजिबल, 86, 87 भी डिविजिबल है। चेक करें आप, 87 भी कैंसिल होगा, 88, 89, 89 क्या कैंसिल होगा, एक बार देखें इसको, 89 को फिर से एक बार देखने की कोशिश करें, क्या 89 कैंसिल होगा किसी से, जी नहीं 89 किसी से भी तो नहीं हो रहा है, देखें। और जो मैं अगर 87 नंबर की बात करूं, शायद मे बी मैंने बाय मिस्टेक आपको मैंने इससे पहले जब बताया था वहाँ पे बता दिया था, तो 87 3 से कैंसिल होगा, तो 3 2 6 और 3 9 27, यानी 29 और 3 दोनों से कैंसिल होगा, इसलिए 87 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। इतना माइंड में बैठा लो, वो मुझसे बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड बैक। देखिए इसको, मैं अपने वर्डों को वापस लेता हूँ, वो मुझसे बाय मिस्टेक चला गया है, ठीक है, बोल दिया मैंने। यानी 87 एक क्या है, 87 हमारा, मैं इसको ऊपर लिखे दे रहा हूँ, 87 क्या है, 87 कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, जिससे आप लोगों से जो गलती हुई है उसको आप सही कर लें।
देख लीजिएगा 87 क्या है, भाज्य संख्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। 89 हो गया, 89 के बाद 90, 91 भी कैंसिल होता है, 92 पे आपका 10 आंसर होगा। ये टोटल 10 नंबर्स पॉसिबल होंगे, और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसको एक बार, ये सारे नंबर्स अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे, इसलिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 अभाज्य संख्याएं हुई हैं। देखिए इसको एक बार, अच्छा एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान से आता है। देखें मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, वहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। होता है हमारा अंकित मान और स्थानीय मान। नहीं अगर इंग्लिश में लिखूँ प्लेस वैल्यू, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड फेस वैल्यू। इसको लिखेंगे तो हम अंकित मान, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अंकित मान, और इसको बोलते हैं हम स्थानीय मान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। अब भाई साहब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नंबर लिख दे रहा हूँ दोनों के बीच में, जिसमें दोनों से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर मैं बेसिक सा एक नंबर लूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैं आपके एग्ज़ाम का ही क्या करूँगा, एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ 7380 देखिए 7380 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे यहाँ पे पूछा गया है 7 का स्थानीय मान बताओ, या 7 का अंकित मान बताओ, या फेस वैल्यू बताइए, या प्लेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू वाइज भाई साहब इसकी क्या होती है, और फेस वैल्यू यानी अंकित मान, यहाँ से क्लियर होगा। फेस से बेशक ना क्लियर हो, फेस से मतलब यही है कि जैसा वो दिख रहा है वैसा ही होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 7 के मैं फेस वैल्यू की बात करूँगी तो 7 ही होगा, या अंकित मान या फेस वैल्यू दोनों इसका क्या होगा भाई साहब, 7 ही होगा। यानी कि जैसा वो दिख रहा है वैसा ही होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूँ तो 3 का भी सेम होगा, 3 का भी 3 ही होगा। कोई भी नंबर होगा वो जैसा दिखेगा वैसा ही होगा, वो जैसा दिख रहा होगा वैसा ही उसका होगा। लेकिन अगर इसके स्थानीय मान की मैं बात करूँ, इसी 7 के मैं अगर स्थानीय मान की बात करूँ तो कितना होगा। स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 किस प्लेस पे है? उसके आगे जितने डिजिट होंगे ना उतने जीरो वाले नंबर से गुणा करते हैं। यानी कि 3 थे तो 1000 से गुणा कर देंगे। भाई साहब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे था तो उसको हमने क्या किया, 7000 था ना, स्थानीय मान उसका होगा 7000 एक्चुअली, क्योंकि 7 को हम कर देंगे उतने ही जीरो से गुणा जितने अंक पहले होंगे। तो ये कितना हो गया, 7000। क्लियर हुआ या नहीं। यानी कि उसका स्थानीय मान का मतलब यही है कि आप इसको 1s, 10s, 100 और 1000 जितना आया, 1000 आया तो इसका 1000 होगा, यानी कि 7000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसका स्थानीय मान होगा, यानी कि प्लेस वैल्यू होगी। और यहीं पे अगर 3 की बात करते कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, या 1s, 10s और 100 तो कितना आया 100, तो 3 को 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। आप इस कॉन्सेप्ट को समझे या ये समझे कि जिस नंबर को पूछते हैं उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उतने ही जीरो से हम
गुणा कर देते हैं, सिंपल सा इतना मतलब है। या तो आप वो समझे या तो ये समझे कि सीधे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा आया तो हमने 100 से कर दिया गुणा, तो हो गया 3 गुणे 100 यानी कि 300। आप ऐसे कर लें या सीधे सीधे आप वैसे वाला कॉन्सेप्ट जैसा आपको समझ में है वैसा करें, जो आपको बेहतरीन तरीका दिखे। मैंने आपको बताया ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखें इसको एक बार। उसके बाद एक क्वेश्चन यहीं से आपका और पूछा गया है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, पढ़ें इसको, समझें एक बार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं एक बार। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर है। मैं इसको पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6321। 6321 ऐसा कौन सा नंबर है जो 6321 से सब्ट्रैक्ट करने पर यानी कि घटाने पर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14, जो पूरा पूरा 14 से कट जाएगा। भाई क्वेश्चन को मैं हिंदी में बताता हूं कि ऐसा छोटा से छोटा कौन सा नंबर है जो हम 6321 में घटा दें, जो हम 6321 में घटा दें तो वह जो नंबर बनेगा वो 14 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्वेश्चन ये है। अब मैं क्वेश्चन को बताता हूं करेंगे कैसे। तो भाई साहब इसका मतलब ये होना चाहिए, देखें जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर मैं घटा दूं कि ये पूरा पूरा 14 से घट जाए, तो 14 से भी इस नंबर को भाग देने पर जितना शेषफल आएगा, जितना शेषफल आएगा उतना ही अगर घटा दे तो पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, यानी कि शेषफल आना खत्म तो वही नंबर हमारा कट जाएगा। अब देख लो आप दो तरीके से, एक तो मैं आपको डिवीजन वाला तरीका, पहले शॉर्ट वाला देख लो। शॉर्ट में कैसे करेंगे, नॉर्मली जैसे हम लोग करते आते हैं कि 14 4 जा यानी कि 14 चौको 56, 14 चौको 56 कितना बचा, 56 में से देखिए 14 चौको 56 हुआ, 4 3 7 7 बचा, और ये 7 जब यहाँ पे आया तो कितना हो गया 72 हो गया, 14 छंग 84 ज़्यादा हो गया, 14 5 70 यानी कि 14 5 जा 70। अभी कितना 2 बचा ना, तो लास्ट में जब 2 बचा तो ये कितना हो गया 21, एक मिलके अगर भाई साहब ये 21 हो गया है तो 14 इकन्नम 14, अभी कितना बचा 7 बचा, 7 बटे 14। अब भाई साहब हमारा आया कौन सा शेषफल, कितना आया, शेषफल 7 आया। अगर शेषफल 7 आया है तो यही ऐसा नंबर है कि अगर इससे हम घटा दें इस 7 को, अगर इस 7 को हम घटा दें तो ये नंबर हमारा पूरा पूरा 14 से कट जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका, इसी 6321 को हम क्या करेंगे 14 से दे देंगे भाग। भाई किया वही है, यहाँ पे क्या कर सामने दिखेगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था थोड़ा सा शॉर्ट में था और जल्दी था। देखें हुआ 14 चौको 56, हमने लिखा 56, ये हो गया माइनस, तो यहाँ आ गया 7, ये 2 आ गया नीचे, 14 5 हो गया, 14 पंचे 70, ये 70 आया, ये माइनस हुआ, ये नीचे हुआ 2 और ये एक भाई साहब नीचे आ गए तो 21 हो गया, 14 इकन्नम 14, ये घटा तो ये हमारा बचा 7 यानी कि 7। हमने बताया भाई कॉमन सी चीज़ सोचो, ऐसा कौन सा नंबर हटाएंगे, ऑब्वियसली इसको भाग देने पर जो शेषफल आ रहा होगा अगर उसको हटा दें तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इसमें 7 अगर हम हटा दें, 7 को हटा दें तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप देखें और समझें एक बार अच्छे से। इसको अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 3 यानी 3 बोले या सी बोले।
और कुछ इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स से भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो शायद हमने पूरी क्लास ही पढ़ाई है डिविजिबिलिटी रूल्स की, आपको कराई हुई है कि आपको उसमें शायद रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल थ्योरम में मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए हुए हैं, तो अगर आप वहाँ से भी देखते हैं तो हो जाता है। बाकी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं फैलाऊंगा, बिल्कुल छोटी सी चीज़, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी किसी भी नंबर का अगर लास्ट अंक, अंतिम अंक, कोई भी नंबर है उसका लास्ट अंक, कोई भी नंबर है उसका अगर अंतिम अंक, या मैं सीधे लिखूं अंतिम अंक, किसी भी नंबर का अगर अंतिम अंक हमारा 2 से कट जाता है तो वह नंबर 2 से पूरा पूरा कटेगा। यहीं पे अगर डिविजिबिलिटी ऑफ मैं 3 की बात करूं, या पहले बात कर लूं मैं 4 की, देखें डिविजिबिलिटी ऑफ 4 यानी कि 4 की, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतिम अंक यानी कि लास्ट वाला एक अंक, यहाँ पे लिखेंगे अंतिम 2 अंक। मैंने रीजन के साथ बताया होगा, जहाँ पे बताया होगा वहाँ पे देखिएगा, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएं तो वह संख्या 4 से कटेगी। ऐसा क्यों होता है भाई साहब? क्योंकि ये जो 4 होता है ना, ये 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए लास्ट में 2 अंक लेते हैं। यहीं पे अगर 8 आ जाएगा, 8 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेंगे, अंतिम 3 अंक बोल दो, या बोलो लास्ट, इंग्लिश वालों भी देख लो, लास्ट 3 डिजिट अगर 4 से कटेंगे, सॉरी यहाँ से अगर अंतिम 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कैंसिल होंगे तो वह पूरा पूरा नंबर 8 से कटेगा। ये रहा 2, 4 और 8 का। ऐसे अगर 16 की डिविजिबिलिटी होती तो लास्ट के 4 अंक अगर 16 से कटते हैं तो वो क्या होगा, मैंने आपको रीजन बताया ना, यहाँ पे जो 8 होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, इसलिए अंतिम 3 अंक काटता है। यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता, डिविजिबिलिटी ऑफ कितना 3 की देख लो, मुझे बतानी सारी है, 3 की देख लें। अगर संख्याओं का योग 3 से पूरा पूरा कटता है, अगर संख्याओं का जोड़ पूरा पूरा 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगी, यानी कि अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट ऑफ सम, ये सम ऑफ डिजिट, देखिए अंकों का योग डिवाइड बाई 3, अगर इसको हिंदी में लिखूं सम ऑफ डिजिट, डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं एग्जांपल दूं भाई 27, 7 2 9 3 से कटेगा, 33 3 3 6 कटेगा, ऐसे ही आप और लिख लो 36 12 2 1 3 कटेगा, कट रहा है ना, आप जो इसको जोड़ के चेक कर लो, यही सब मतलब है। और यहीं पे अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 9 हो जाती, यहीं पे अगर इस 3 की जगह अगर 9 हो जाती, क्या हो जाता, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, देखें यानी 9 की विभाजिता, 9 की विभाजिता, तो क्या होता। तो सेम कंडीशन है कि अगर अंकों का योग 9 से कट रहा होगा, अगर अंकों का योग 9 से कट रहा होगा, यानी कि अंकों का योग बटे 9, अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से कटेगी पूरी पूरी। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, ले लो 27 ले लो, 7 2 9 कटेगा, 36 ले लो, 6 3 9 कटेगा, ऐसे ही आप 81 ले लो भाई, 8 1 9 कटेगा, और आपको चाहिए तो और देख लो भाई, 90 तो कटता ही है, इसको आप 99 ले लो, 9 9 18 ये भी कटेगा ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको हो गई
3 की 9 की और 2 4 8, तो आपके पास बचा कौन सा? 5 की बची है और 6 की बची है, 7 की बची है, उसके बाद 10 में तो पता ही है, उसके बाद 0 की, सॉरी 0 नहीं 11 की। देखें इसको, देखिए इसको। इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की बात करेंगे, यानी कि 5 की विभाज्यता। देखें हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। इसमें होता ये है कि अंतिम अगर 5 अंतिम अंक, अगर लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट 0 और 5, अगर 0 और 5 में से कोई भी अंतिम अंक होता है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी, यानी कि अंतिम अंक जीरो हो या 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी? सॉरी, अगर अंतिम अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कटती है। ऐसे ही 6 का देखें, यहाँ पे 6 की जो होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 6, यानी कि इस अगर हिंदी में एक मैं लिख देता हूँ, 6 की विभाजिता, 6 की विभाजिता। ये विभाजिता का नियम आप कुछ भी लिख सकते हैं, 6 की विभाजिता का नियम या रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। देखें 6 में क्या होता है, अगर कोई भी नंबर जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। अगर ऊपर वाला नंबर हमारा 2 और 3 से दोनों से कटता है, 2 और 3 दोनों से कटता है, तो वह नंबर 6 से पूरा पूरा कटेगा। और 3 के लिए हम पढ़ चुके हैं कि अंकों का योग हमारा 3 से कटना चाहिए, और 2 के लिए हम पढ़ चुके हैं अगर अंतिम अंक हमारा 2 से कटेगा, अगर अंतिम अंक हमारा 2 से कटेगा तो वह संख्या पूरी पूरी 2 से कटेगी। इतना क्लियर है, यानी कि 2 और 3 से जो संख्या कटेगी वह 6 से पूरी पूरी कटेगी। और 7 में क्या करते हैं, 7 में तो पूरा पूरा काटते हैं। बाकी जो भी पॉसिबल होता है और भी इससे भी कुछ शॉर्टेज तो मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है और आप आराम से कर भी सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इतना हुआ, 6 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 8 हो गया और 10 में तो लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए, नहीं कि अंतिम अंक। और 11 की देख लें, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 यानी कि 11 की विभाजिता जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये है 11 की विभाजिता होता है कि भाई सम स्थानों का जो सम अंक होते हैं, सॉरी जो सम स्थानों के अंक होते हैं, या मैं लिखूं, देखें सम स्थानों के अंक, ये स्थानों के सम स्थान के अंकों का योग। एक्चुअली हिंदी लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। सम स्थानों के अंकों का योग
और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, अंतर यानी कि घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन, अंतर अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो तो वह संख्या वह संख्या 11 से विभाजित होगी। वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखूं ऊपर, देखिए इंग्लिश में कितना इजी होता है। देखिएगा, इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन sum of even place and sum of odd place डिवाइडेड बाई 11। अगर ये आपका 11 से कटता है, अगर ये आपका 11 से पूरा पूरा कटता है तो ये सेम चीज़ है 11 की विभाजिता। इसको देखिए, एक बार समझने की कोशिश करें। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, तो आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मुझे इसको बताना पड़ा है कि ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा नंबर लूँ, अगर 2420, अगर इसको मुझे चेक करना हो कि ये 11 से कटेगा या नहीं, तो सम ऑफ इवन प्लेस यानी कि 2 और 2 4, अंतर बताना है। देखिए 4 और 0 ये हमारे ऑड प्लेस होंगे, और ये हमारे इवन प्लेस यानी कि ये विषम स्थान, ये दूसरा, ये देखिए सॉरी, ये हमारे सम स्थान होंगे और ये हमारे विषम स्थान होंगे। इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 4 होगा, और इन दोनों का भी 4 होगा। इन दोनों का अंतर 4 - 4 अगर 11 से कटता है, यानी कि 0/11, तो ये हमारा कट रहा है, 0 आ रहा है, तो यह नंबर पूरा 11 से कटेगा। आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपको चेक करना होगा। बेसिकली मेरे सामने कोई एग्जांपल्स नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसका कोई सटीक एग्जांपल नहीं, मुझसे ये मेरी समझ में आया, इसलिए मैंने आपको करने का तरीका बता दिया, आप करेंगे कैसे। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप देखें। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी लगनी है, जो कि आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी रिप्लेस्ड बाय r इन 143r65। 143r65, ऐसा क्या r की जगह रिप्लेस करें कि यह पूरा नंबर 9 से कट जाए। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी संख्या r की जगह हम रखें, या ऐसा कौन सा r का मान है जो हम बताएं जिससे यह संख्या 9 से पूरी कट जाए। तो हमने 9 की डिविजिबिलिटी आपको क्या बताई, इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए।
इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों को योग अगर करूँ 1 + 4 + 3 + r + 6 + 5, इसको मैं अगर आगे देखूं तो कितना होगा, 5 3 8, 5 3 8 6 14, 5 19, r + 19। अब देखो 9 दून 18, भाई साहब ये 19 है, 9 से अगर काटने की बात मैं करूं तो भाई 19 था तो 18 तक तो कट जाता, एक बड़ा। अब उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे 8 की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 8 से छोटा कोई भी नंबर मैं लेता हूँ तो यह पूरा नंबर नहीं कटेगा, इसलिए अगर 19 + 8 करूँ तो 27/9 जो कि 3 बार में कट जाएगा, इसलिए हमारा r की जगह 8 आंसर होगा। और ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखिए देखें और एक बार समझें इसको। देखिए अगर यहां तक हो गया है तो और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सारे 2016 के क्वेश्चंस हैं जो भी हैं आपके सामने हैं। देखें क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आपको बताना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है, सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई साहब, हमें पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, और इसमें अगर एक मैं जोड़ दूं तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी। भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी हुई, इसके एक आगे बढ़ते ही 5 अंक हो जाते हैं। हुआ 9999, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा भाई साहब, एक ही तो आएगा, यही एक आपका क्या होगा आंसर। देखें समझे कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस अटेंड करें, जो मैंने नंबर सिस्टम की स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस देखें अच्छे से, तो वहाँ से बहुत कुछ आपको मिलेगा जो कि इसी एग्ज़ाम में पूछा जाना है। बाकी तो मैं जहाँ तक संभव हो रहा है वहाँ तक एक तरफ से सारी चीज़ें करा ही रहा हूँ। देखिए इसको एक बार समझें। एक क्वेश्चन है और है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 3 अकर यूनिट प्लेस फॉर नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100। यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में क्वेश्चन लिखूं, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 3 इकाई के स्थान पर कितनी बार आया होगा। 1 से 100 के बीच 3 अंक 3
इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर कितनी बार आया, कितनी बार आया। भाई ये छोटा क्वेश्चन है तो आराम से बता लोगे, बाकी मैंने इसकी भी स्पेशल क्लास बताई हुई, देखिए आप यहाँ नंबर और डिजिट में जाइए, यानी कि अंक और संख्या वाला चैप्टर देखिए, वहाँ से हमने अंक और संख्या में डिफरेंस भी बताया है, वहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बाकी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब देखें भाई, इकाई का अंक यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 से लेकर 10 तक जाता हूँ तो 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। 1 से लेकर 10 तक अगर 1 बार आता है, उसके बाद इकाई और दहाई 2 अंकों का, अभी तक तो इकाई 1 से लेकर 9 तक केवल इकाई का स्थान था, दहाई वाला था ही नहीं, क्योंकि उसके बाद इकाई दहाई दोनों आ जाते हैं। तो आप देखें 1 से लेकर 10 तक 1 बार आया, 10 से लेकर 20 तक कितना आया, 1 बार फिर आया, 20 से लेकर 30 तक फिर 1 बार आया, इकाई के स्थान पर, दहाई की बात नहीं हो रही। जो आपका 30 आएगा ना, 30 भाई ये साहब भाई साहब दहाई है, ये इकाई है, यहाँ पे आना चाहिए। यानी एक नंबर हमारा कौन सा होगा, 3, दूसरा होगा 13, तीसरा होगा 23, उसके बाद कौन सा होगा 33, भाई साहब 34 नहीं होगा, इकाई का स्थान चाहिए। तो ये 33, यहाँ पे इस 3 से हमारा कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है 43, 53, 63, 73, 83, 93। कितने हुए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इज द राइट आंसर। आपका 10 यहाँ पे आंसर होगा। देखें इसको, समझे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वहाँ की क्लास देखें, नंबर एंड डिजिट में डिफरेंस के साथ साथ में कॉन्सेप्ट के साथ सारी क्लासें। तो दोस्तों आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी के सारे मैं क्वेश्चंस अगली क्लास में कराऊंगा। इसके करीबन 5 से या 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कन्फर्मली कराऊंगा, और रिसेंटली यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही जल्दी से जल्दी मुझसे संभव होता है मैं वो सारे क्वेश्चन को कराता हूँ। आप देखें, एक क्वेश्चन मैं अगला क्वेश्चन आगे लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करते रहें, कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें समझते रहें। थैंक यू।